वेलकम इन निमित्त फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस यूज। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस, सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो बताइए हॉस्पिटल फार्मेसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? फटाफट बताते जाइए स्टूडेंट्स, ज्यादा समय नहीं लगाना है। ओके, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का प्रमुख उद्देश्य फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर नंबर ए बताया है उनका ठीक रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज में जो आपकी 4000 एमसीक्यूज की सीरीज चली हुई है, ये ऐसा नहीं है किसी एक एग्जाम के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है। ये आपकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, आपके जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री किया है, उन सब के लिए, हर एग्जाम के लिए आपका जरूरी रहने वाली है। ठीक है बच्चों, हर एग्जाम के लिए आपकी जरूरी रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट? ऑपरेशन, फर्स्ट ऑप्शन है सर्जरी, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी, थर्ड ऑप्शन आपका रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर 4 आपका पैथोलॉजी। सर्जरी किसका काम हो गया? सर्जन का। ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन थेरेपी, इसका ही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया वो ठीक है, रेडियोग्राफी और आपका पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी किसका हो गया? आपके जितने भी ये आपके लैब टेक्नीशियन होते हैं इनका काम हो गया। रेडियोग्राफी जितने भी रेडियोग्राफर्स होते हैं उनका काम हो गया। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है? व्हाट इज द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी? पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ड्रग प्राइस लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो फटाफट बताते जाइए। ठीक है, आपका हॉस्पिटल्स के क्वेश्चंस इसी तरह से इसी क्रम में आपको कंप्लीट फार्मा करा के फिर आपके मॉक टेस्ट जो चले हुए हैं वो तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिन स्टूडेंट्स ने बताया है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है पीएनटी कमेटी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएनटी कमेटी? फार्मेसी एंड ट्रेनिंग, फार्माकोलॉजी एंड थेरेपी, फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है आपकी? बहुत बढ़िया, फार्मेसी एंड ट्रेनिंग ने स्टूडेंट फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स वो होती है आपकी, इसमें थोड़ा पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, तो ये फार्मेसी जो ये है इसका क्या हो जाएगा? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है ना, कमेटी तो यहाँ लिख दिया। वैसे आपसे पूछा जाता है पीटीसी की फुल फॉर्म, यहाँ पे पूछा पीएनटी कमेटी की फुल फॉर्म, तो ये पीटीसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, जो आपके हॉस्पिटल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी? फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोट द रेशनल ड्रग्स यूज, मैनेज हॉस्पिटल फाइनेंस, कंडक्ट सर्जरी एंड मेंटेन लेबोरेटरी। तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बहुत बार पूछा हुआ फार्मेसी एंड थेरापेटिक के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? प्रमोट द रेशनल ड्रग यूज। इसका क्या मतलब होता है कि आप एक ड्रग को किस रेशियो में कैसे कैसे यूज करना है, वही क्या होता है आपका रेशनल यूज, कैसे आपको ड्रग्स का करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी में एबीसी एनालिसिस किस आधार पर होती है? एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एबीसी एनालिसिस, ठीक है, मेरे से पूछा जाए कि कब पूछा गया मेरे से, तो जब मैंने आईटीबीपी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें उसने इंटरव्यूअर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। एबीसी एनालिसिस क्या है, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके समझिए, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाइए। तो ऑप्शन नंबर है थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस, ऑप्शन बी एनुअल ड्रग एक्सपेंडिचर्स, ऑप्शन सी आपका ड्रग टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी आपका डोजेज फॉर्म। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी भी एग्जाम में अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें मेनली वो इंटरव्यू और आपसे जो पूछेगा डीएसबीएम और इससे ज्यादा रिलेटेड पूछता है, इन्वेंटरी से कैसे आप क्या खरीदते हैं, ठीक है, जैम की फुल फॉर्म, ठीक है, तो ये सब उसमें पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा, क्या आएगा आपका एनुअल ड्रग एक्सपेंडिचर होता है। आपका क्या होता है? एनुअल ड्रग एक्सपेंडिचर। अगला बात करें वीईएन एनालिसिस में, वी का अर्थ क्या है? इन वीई एनालिसिस वी इज मीन्स वैल्यूएबल, वेरिएबल, वाइटल और वेरीफाइड। फटाफट भाई ये आंसर आपको मैं कमेंट सेक्शन के लिए टाइम दे रहा हूं आपको, फटाफट आपको इसका जवाब देना बच्चों।
जितना जल्दी हो सके। और आपको मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और अगर और भी कोई आपका ग्रुप जुड़ बने हुए हैं अगर, तो उसमें भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्लासेज का कोई किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है ना, आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। वो जो स्टूडेंट लगातार जुड़े उनको पता है कंटेंट किस लेवल का है। मैंने जितना अभी तक पढ़ के जितना एक्सपीरियंस हासिल किया है वो सब एक्सपीरियंस लगा के ही मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सट्टे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी आप करके देखना, किसी एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस खुद से बना के देखना कितनी मेहनत लगती है। तो वीईएन एनालिसिस का क्या मतलब होता है आपका? जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नंबर सी बताया है वाइटल, वो उनका ठीक है। अगला है वीईएन एनालिसिस में ई का अर्थ क्या है? तो असेंशियल, इमरजेंसी, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल। बताइए फटाफट, जल्दी से बताना बच्चों फटाफट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हुए हैं आपके। ई का क्या मतलब है? बड़े फटाफट डाली बेटा आंसर। जल्दी जल्दी बताते जाइए। बहुत बढ़िया। तो इसमें जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए बताया वो ठीक बताया है। जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है, जिस भी स्टूडेंट ने, क्या होता है इसका मतलब? असेंशियल। ऑप्शन ए वी का क्या मतलब? वाइटल। ई का असेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। एन का क्या अर्थ है? बताइए फटाफट। वी एन कंप्लीट हो गया ना आपका। एन का क्या अर्थ है इसमें? बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी बताया है वो ठीक हो जाएगा, नॉन असेंशियल। वाइटल, असेंशियल, नॉन असेंशियल। अगला है हॉस्पिटल इन्वेंट्री कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल इन्वेंट्री कंट्रोल अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक आउट्स, इंक्रीज वेस्टेज, इंक्रीज एक्सपायरी, रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका हॉस्पिटल इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है? कि आप जो इन्वेंट्री कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, जवाब देते जाइए फटाफट। चलो 5 सेकंड देता हूँ आपको, फटाफट जवाब देना है ना, इतना टाइम खर्च नहीं करना है। समय की वैल्यू करना सीखे स्टूडेंट। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, अवॉइड करते हैं किसको? ओवर स्टॉकिंग को एंड स्टॉक आउट्स। ये मैं आपको बता दूं, जब भी आप कहीं जो प्राइवेट में कर रहे हैं जो, वो भी ठीक है, जो गवर्नमेंट में करेंगे तो आपका मेन काम यही रहने वाला है फार्मासिस्ट का, कि अगर स्टॉक आउट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, अगर एक्सपायरी ड्रग्स बच गई, यानी कि आपका स्टॉक ज्यादा हो गया, ओवर स्टॉकिंग हो गया, तो भी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट को ही उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी ड्रग्स को ओवर स्टॉक नहीं होने देना है और उसका स्टॉक आउट भी नहीं होने देना। दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी रहने वाली बच्चों, ठीक है। और इसको भी, दोनों को रोकने का काम आपका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई ओ क्यू की फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताइए, ई ओ क्यू की फुल फॉर्म क्या है? जे ओ बच्चा ठीक बता रहा है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए ई ओ क्यू की फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया बच्चों, जवाब सबको देना ना, गलत सही का मैं अपने आप सही करवा दूंगा। आपको अपना तरफ से जो आपको पता है वो दीजिए। ई ओ क्यू क्या है? बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बताया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। असेंशियल ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होता स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी होता है इसका। अगला है रीऑर्डर लेवल किससे संबंधित है? रीऑर्डर लेवल्स इज रिलेटेड टू ड्रग एक्सपायरी, ड्रग पोटेंसी, टाइम टू प्लेस ए न्यू ऑर्डर एंड पेशेंट डायग्नोसिस। बताइए रीऑर्डर, ये आपका
एक आपने हॉस्पिटल सब्जेक्ट सुना होगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एक आपने डीएसबीएम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, डीएसबीएम के कुछ और क्वेश्चंस भी लाऊंगा मैं सिर्फ आपके लिए। अगर ये जो मैं 4000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा हूँ, अगर इन 4000 एमसीक्यूज को अगर स्टूडेंट रट के चला जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस 4000 में से जो फार्मेसी के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं 100%। मैं आपको 100 नहीं, चलो 99.99% कर देता हूँ बस। 99.99% की मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए, जितने भी एग्जाम देखे हैं, उन सबको मैंने एक तरह से उनको उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के ये क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल में ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, टाइम टू प्लेस ए न्यू ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रहा हूँ इन्हीं 4000 क्वेश्चंस को रट लीजिए। अगर फिर भी किसी को लगता है मुझे थ्योरी की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं क्लासेज अरेंज करवाने की फिर कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो कोशिश करता हूँ, 2-4 होते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला है फीफो, FIFO का अर्थ क्या है, व्हाट डज द फीफो मीन्स। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इश्यू फर्स्ट आउट, फास्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट है ना, फर्स्ट नहीं फास्ट है, और फाइनल इन फर्स्ट आउट। तो फीफो का क्या अर्थ है, फटाफट बताइए बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये दिखने में इजी है, बट ये जब एग्जाम में आते हैं कंफ्यूजन हो जाता है आदमी को ना, इसलिए इनको रट लेना अच्छे से। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे हुए हैं, बहुत पूछे भी जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एकदम करेक्ट आंसर दिया बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, FEFO का क्या अर्थ है। FEFO, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट ऑर्डर, फाइनल एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी जो पहले एक्सपायर होने वाली है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको आउट करना है, उसी को क्या बोला गया है, फीफो। नेक्स्ट है कोल्ड चेन ड्रग्स सामान्यतः किस टेम्परेचर रेंज में रखे जाते हैं। मोस्ट रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन आर स्टोर्ड एट। ठीक है, जो भी आपकी कोल्ड चेन ड्रग्स हैं वो कहाँ रखी जाती हैं, 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, 15 to 25। ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये आपका एम्स का किसी वक्त में सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता था, जब एम्स CRE नहीं थी उससे पहले। अब भी CRE में भी बहुत बार पूछा हुआ, क्योंकि ये सबसे अच्छा एम्स का, एम्स हमेशा ये पूछती है इसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, इसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, इसको कौन सा। बस बताइए आप, सबसे फेवरेट हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एम्स की पहली पसंद क्वेश्चन मान लीजिए इसको आप। कोल्ड चेन ड्रग्स, फटाफट बताना बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी बताया 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोला जाता है आपका, कोल्ड चेन ड्रग्स। 8 to 15 डिग्री कूल, और ये आपकी फिर वही रूम टेम्परेचर, नहीं तो ये भी कूल में आती है आपकी, 8 to 25 तक कूल में आ जाती है ना, फिर 25 से ऊपर आपका रूम टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत बार एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी एम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम में आएगा, जब एम्स पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ बात होगी, ये इसलिए पूछा जाता है स्टूडेंट। जैसे आपके पास जब भी आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे जब काम करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि वैक्सीन कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाती हैं, किस रेफ्रिजरेटर में रखी जाती हैं, उसके अलावा और जो मेडिसिन है वो किस टेम्परेचर में, इसलिए आपको ये टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपका वैक्सीन स्टोरेज में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वैक्सीन स्टोरेज। देखिए स्टूडेंट, मैं एक और बात बताऊं, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो प्रैक्टिकली बेस्ड भी है। प्रैक्टिकली बेस्ड मतलब जब आप काम करेंगे, मैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से। ठीक है, मैंने आपके पैरामिलिट्री में भी काम किया, उसके बाद अभी मैं जैसे एम्स वगैरह में भी काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आपने किसी इतनी महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तक के इंजेक्शन आते हैं, वो सब फार्मासिस्ट के अंडर रहते हैं, तो आपको उसका स्टोरेज टेम्परेचर ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी, तो इसलिए आपको ये सब टेम्परेचर पता होना, उस पर लिखा हुआ आएगा बाकायदा कि कूल में रखना है, कोल्ड में रखना है, किस हिसाब के टेम्परेचर पे आपको रखना है। ठीक है ना, तो वो उसी हिसाब से रखना होता है। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कलर, ह्यूमिडिटी ओनली, टेम्परेचर कंट्रोल या पैकेजिंग साइज। फटाफट बताइए।
बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेम्परेचर की बात की है वो एकदम ठीक है। कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको 0 डिग्री पे भी रखा जाता है, कुछ 2 to 8 डिग्री तक भी रख सकते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके कूल में रखे जाते हैं, है ना। तो ये सब आपकी वैक्सीन्स कहाँ रखी जाती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल मेनली आपके इसके बीच में रखी जाती है ज़्यादातर वैक्सीन्स। कुछ होते हैं जो 0 डिग्री पे भी रखी जाती है, कुछ माइनस में भी रखी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना। अगला है नार्कोटिक ड्रग्स को सामान्यतः कैसे स्टोर किया जाता है। नार्कोटिक ड्रग्स आर जनरली स्टोर्ड ओपन स्लेव्स इन रेफ्रिजरेटर ओनली विद जनरल मेडिसिन इन द सिक्योर लॉकर स्टोरेज। बताइए स्टूडेंट, भले ये क्वेश्चन आपको इजी लगे या जैसे भी लगे, बट इससे हाई लेवल का क्वेश्चन, या इससे, क्योंकि इसमें मैंने वो हर एक चीज आपको डालने की समझाने की कोशिश करी। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घूमता है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लीजिए, सिक्योर जो लॉक्ड स्टोरेज है उसमें किस तरह का दवा को रखा जाता है, ऑप्शन मिल जाए आपको नार्कोटिक ड्रग्स, ओटीसी ड्रग्स, पैरासीटामोल या कोई भी वैक्सीन, तो आपको लगाना है फिर वहां पे नार्कोटिक ड्रग्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, तो वो बच्चा वही कर पाएगा जो इनको अच्छे से पढ़ पा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में फ्लोर स्टॉक का क्या अर्थ है। फ्लोर स्टॉक मीन्स ड्रग स्टोर इन पेशेंट केयर एरिया, एक्सपायर्ड ड्रग्स, रिटर्न ड्रग्स एंड डैमेज ड्रग्स। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फ्लोर स्टॉक का क्या अर्थ होता है कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ फ्लोर स्टॉक क्या होता है। जैसे हमारे बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स वगैरह में, ठीक है, जैसे अभी हम जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ बड़ा हॉस्पिटल होता है। बड़ा हॉस्पिटल का मतलब 1000-2000 बेड का हॉस्पिटल होता है, ठीक है, उनको लार्ज हॉस्पिटल बोला जाता है। उसमें क्या होता है, एक तो मेन आपकी फार्मेसी होगी जहाँ पे बहुत सारे फार्मासिस्ट आपके काम करते हैं। इसी फार्मेसी के अलावा हर फ्लोर पे एक एक, मान लीजिए ये फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक एक आपकी क्या रहेगी, छोटी फार्मेसी रहने वाली है, जिससे कि जो मेन ड्रग हैं वो यहाँ रख देंगे, जैसे एनएस वगैरह हो गया, तो यहाँ से आप स्टॉक देते रहेंगे, और मेन फार्मेसी से ये सब में सप्लाई आती रहती है इन सब फार्मेसीज में। तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ओटी का फार्मेसी है तो वहाँ पे ओटी के सारे सामान मिलेंगे, वो आप नीचे से मेन स्टोर से मंगवाते रहते हैं। तो इसी को क्या बोला गया, फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ड्रग स्टोर इन द पेशेंट केयर एरिया। ठीक है, मान लीजिए ओटी का पूरा ये ओटी मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, ये ओटी आपकी, तो इसमें एक कोने पे आपका क्या बना देंगे, फार्मेसी। ये फार्मेसी नीचे जो मेन फार्मेसी वहां से आपका कंट्रोल रखेगी, वहां से ड्रग्स वो अपने स्टॉक में रखती रहेगी, और यहाँ जो यूज होती है वो डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि पेशेंट को 5 मिनट तक आप दवा लाने में ही लगा देंगे, नहीं, दवा आपको तुरंत मिल जानी चाहिए, इसलिए स्टॉक फ्लोर सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो ड्रग स्टोर इन पेशेंट केयर एरिया। नेक्स्ट है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का प्रमुख लाभ क्या है। मेजर एडवांटेज ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इंक्रीज वेस्टेज, बेटर मेडिकेशन सेफ्टी, इंक्रीज एरर, इंक्रीज इन्वेंट्री। बताइए, फटाफट बताना है बच्चों, ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का प्रमुख काम क्या है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटर मेडिकेशन सेफ्टी, बेटर मेडिकेशन सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे सुरक्षित उद्देश्य क्या है। द सेफेस्ट गोल ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट ड्रग टू द करेक्ट पेशेंट और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे सुरक्षित, फटाफट बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया, करेक्ट ड्रग टू द करेक्ट पेशेंट, यही किसका उद्देश्य है, आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अगर मान लीजिए आपने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका गड़बड़ाया हुआ है, तो आपने मान लीजिए लाइन लगी है 20 पेशेंट की, आपने किसी की दवा किसी को दे दी, किसी की दवा किसी को देगी, तो वो आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो चुका है। इसलिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया जो क्या करता है, क्या गोल है उसका, करेक्ट पेशेंट को करेक्ट दवा देना। ठीक है ना, यही हम फार्मासिस्टों का नैतिक उद्देश्य भी है स्टूडेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी का मुख्य फोकस क्या है। द मेन फोकस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट कंस्ट्रक्टेड मेडिकेशन केयर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। तो आपका क्लिनिकल एक फार्मासिस्ट होता है। क्लिनिकल फार्मेसी की भी पोस्टें आती हैं, 2 तरह के फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो भी ऑप्शन नंबर ये बताएं वो ठीक बता रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ये बताया एकदम करेक्ट बताया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये क्या रहते हैं आपकी फार्मेसी में दवाओं को डिस्पेंस करने का काम होता है। इनका क्या काम होता है, पेशेंट से एडवर्स इफेक्ट पूछना, या आपके वार्ड के अंदर जाके पेशेंट्स की ड्रग इंटरेक्शंस की स्टडी करना। वो किसका होता है, क्लिनिकल फार्मेसी। आजकल पोस्टें भी आने लगी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो उन फार्मासिस्टों का यही काम होता है, पेशेंट को कैसे क्या दवा इंटरेक्शन दे रहे हैं, कैसे क्या, और अपने जो डॉक्टर्स हैं और आपके स्टाफ नर्स वगैरह हैं उनको भी बताना कि कौन सी ड्रग का क्या इंटरेक्शन है, किसके साथ नहीं देना होता। ये सब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। आजकल अलग से पोस्टें भी जनरेट होने लगी,
नेक्स्ट है मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या कलेक्ट किया जाता है। मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूडेड ओनली करंट प्रिस्क्रिप्शन, करंट एंड प्रीवियस मेडिकेशन यूज, ओनली लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, ओनली डायग्नोसिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि मेडिकेशन अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने वन लाइनर के टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, बट ये लगभग मैं इसमें हॉस्पिटल में आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग, तो इन 200 में आपको कंप्लीट, उसके अलावा आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। जो जो सब्जेक्ट जो कंप्लीटली स्टूडेंट्स पढ़ते जा रहे हैं उसके बाद उसको बुक की थ्योरी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 22 में बी, करंट और प्रीवियस मेडिकेशंस यूज, करंट एंड प्रीवियस मेडिकेशंस यूज। अगला है मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशंस का क्या उद्देश्य है। पर्पज ऑफ द मेडिकेशंस रिकॉन्सिलेशंस इज इंक्रीज मेडिसिन्स, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द मेडिकेशंस। ठीक है, अगला है रिड्यूस द डायग्नोसिस एंड द रिप्लेस ऑल मेडिसिन्स। बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपका समय बहुत कीमती है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चा पार्टी ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो ठीक बताया है। एक दिन शायद मैंने पहले भी किसी में डाला था ये क्वेश्चन, मेडिकल रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि जिस दिन मुझे इनकी जरूरत पड़ती है अपने खुद के एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कई बार इस चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ, मुझे याद आती है, और यार ये तो आज हुआ था, तो ये डाल देते हैं, बच्चों को पता रहे आगे भविष्य में। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग इज इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड एडरेंस, इंक्रीज ड्रग कॉस्ट, रिड्यूस कम्युनिकेशंस एंड चेंज द डायग्नोसिस। तो बताइए पेशेंट काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब देना है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, जिन्होंने बताया है इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड द एडरेंस। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड स्टूडेंट, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है, रट लेना है, मर्जी जो है आपकी वो कर लेना, बट एक भी क्वेश्चंस 4000 में से अगर मिस किया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ ना रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मेडिकेशंस एडरेंस का अर्थ क्या है। टेकन द मेडिसिन्स रैंडमली, टेकन मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रिजिमेंट्स, स्टॉपिंग द थेरेपी अर्ली एंड द शेयरिंग द मेडिसिन्स। तो मेडिकल एडरेंस का अर्थ बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। मेडिकेशन एडहेरेंस का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया वो एकदम ठीक बताया, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया वो एकदम ठीक बताया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें निमित फार्मा क्लासेस के। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन करते हुए चलना है। जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर रहा है वो स्टूडेंट इतना ही पीछे सिलेक्शन से दूर होता चला जा रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपको सिलेक्शन, आप अपने सिलेक्शन के लिए कितने सीरियस हैं। अगर आप अच्छे से सीरियस हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ वीडियोस को रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। हर 7वें दिन आपको देख लेना, जैसे आज देखा उसको अगले 7वें दिन देख लेना है, तो जिससे आपका रिवीजन चलता रहेगा। मैंने पहले बताया 7, 14, 21 इस तरह से आपको रिवाइज करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।